नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय की वार्ता। पीएम ने कहा, उथल पुथल के दौर से गुजर रही दुनिया में भारत यूरोप संबंध एक स्वर्णिम युग में कर रहे हैं प्रवेश। सरकार ने कहा, देश में ईंधन और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, पर्याप्त उर्वरक होने का भी दिया भरोसा। लोगों को पैनिक बाइंग से बचने की दी सलाह। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के नए मॉडल की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीते 31 मार्च तक पूरा भारत हुआ नक्सल मुक्त। और योगी कैबिनेट ने दी पिछड़ा वर्ग आयोग गठन समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी। शिक्षा, स्वास्थ्य और मेट्रो परियोजनाओं पर बड़ा फैसला जो है उससे जनता को मिलेगी राहत। और खबरों में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे के बीच ओस्लो में अब से कुछ देर पहले प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों के बीच सतत विकास और ग्रीन तकनीक को लेकर सहयोग और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान भी दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत यूरोप एफटीए को बताया ऐतिहासिक। भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के प्रॉमिस को आउटकम्स में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज नॉर्वे पहुंचने पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री की नॉर्वे की ये पहली यात्रा है। पिछले 43 वर्षों में नॉर्वे की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस दौरान वहां मौजूद लोग एक स्वर में मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिली। विविधता में एकता की पहचान लिए बड़ी संख्या में युवा भारत के राज्यों की पोशाक में नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भारत नॉर्वे के बीच संगीत की जुगलबंदी भी देखने को मिली। पारंपरिक आरती से प्रेरणा लेकर तैयार किए गए संगीत ने प्रधानमंत्री सहित सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कलाकारों द्वारा भरतनाट्यम प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सतरिया, कुचिपुड़ी, ओडिशी, कथक, मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम की एक साथ प्रस्तुति ने भारतीय संस्कृति की अद्भुत छटा बिखेर कर रख दी।
प्रधानमंत्री का स्वागत करने के बाद नॉर्वे में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत को अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। ये बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तरह तरह के गीत संगीत गा रहे थे। इनसे मैं पूछता हूँ कि कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जिनको मैंने अपने बचपन से सुना है और देखा है वो आज मुझे फेस टू फेस मिल रहा है। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था। इतनी दूर से आते हैं हमको मिलने के लिए तो डिजर्व, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। I liked it very much and that we got to meet our honorable Prime Minister from India. It was a surreal experience. I never thought I would actually meet Narendra Modi. What really excited me was that he's here, like the PM, and especially that we live in a foreign country. It's a really big opportunity for us. अपने देश को एक बहुत पहली बार एक ऐसा संत मिला है जिसने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया है। देश के प्रधानमंत्री 46 इयर्स बाद ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे, तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं। आज उनको देख के ऐसे लगा पता नहीं कैसे, बहुत इमोशनल हो गए थे हम लोग। पर मोदी है तो मुमकिन है, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसे हो, क्योंकि जो उन्होंने किया अब तक किसी भी प्रधानमंत्री इतना नहीं किया जितना कि उन्होंने देश के लिए हमारे किया हुआ है। मैं लेके श्री राम जी का झंडा खड़ी तो उन्होंने उसे मेरे हाथ से ले लिया और उसका इतना सम्मान किया जो कि मैं बता नहीं सकती कि ये है हमारे जो धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए इतना कुछ करते हैं। सभी अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन लोकनाथ के साथ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से मैं अखिलेश सुमन। पश्चिम एशिया में हाल ही के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में ईंधन और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को पैनिक बाइंग से बचना चाहिए। हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं। अगर प्रोडक्ट का सप्लाई देखें तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है। लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को नॉर्मल कर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है और कोई भी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में पर्याप्त उर्वरक मौजूद हैं। सरकार स्टॉक्स पर लगातार नजर बनाए हुए है। India, through our consortium-based approach, we have secured about 13.5 lakh metric ton of diammonium phosphate and 7 LMT of NPK complexes. Besides, we are also the companies through the consortium of approach are also have also procured ammonium sulfate and other raw materials for fertilizer manufacturing. The availability of inputs for other inputs for urea and complex manufacture is being reviewed regularly by the government, by the department. वहीं पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि सभी भारतीय जो सी फेयर्स हैं वो सुरक्षित हैं और पिछले 96 घंटों में भारतीय फ्लैग वेसल्स या भारतीय क्रू वाले विदेशी फ्लैग वेसल से जुड़ी कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। Port Shipping and Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the regions are safe and no incident involving Indian flagged vessels or foreign flagged vessels with Indian crew has been reported in past 96 hours. Ministry has facilitated the safe repatriation of more than 3,217 Indian seafarers so far, including 61 in last 96 hours from various locations across the Gulf region. Port operation across India remains normal with no congestion reported. साथ ही विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव असीम महाजन ने कहा कि हमारे मिशन प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। भारतीय कंपनियों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर उनकी चिंताओं का समाधान किया जा रहा है। Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts are focused on ensuring the safety and welfare of the Indian community in the region. The dedicated special control room in the ministry is operational to respond to queries from Indian nationals and their families.
We are in constant touch with the state governments and union territories to share information and coordinate our efforts. Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करना है। वियतनाम दौरे में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग प्रमुख मुद्दा होगा, खासकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौदे पर। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स सहयोग और रक्षा उपकरणों के रखरखाव पर भी बातचीत होगी। भारत वियतनाम के सुखोई 30 विमानों और किलो क्लास पनडुब्बियों के मेंटेनेंस में सहायता पर भी विचार कर रहा है। दक्षिण कोरिया यात्रा में रक्षा निर्माण, तकनीकी हस्तांतरण और नई सैन्य तकनीकों पर सहयोग केंद्रित रहेगा। K9 वज्र तोप प्रणाली पर पहले से चल रहे सहयोग के साथ एयर डिफेंस सिस्टम, रक्षा स्टार्टअप्स और कोरिया इंडिया डिफेंस एक्सेलरेटर पहल को बढ़ाने पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये दौरे भारत की एक्ट ईस्ट नीति और फ्री ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूत करेंगे और साथ ही चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच सामरिक साझेदारी को और आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मितव्ययी जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उनका आह्वान देश की जनता जो है वो गंभीरता से उसका पालन कर रही है। कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि शिक्षा और लैंड भूमि संसाधन विभाग की बैठक में सभी अधिकारियों ने फैसला किया कि वो 1 साल तक विशेष अवसर के बिना सोना नहीं खरीदेंगे। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से मितव्ययी जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। आज हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि के साथ साथ कृषि अनुसंधान परिषद हमारी और कृषि शिक्षा और सभी अधिकारियों ने ये फैसला किया है कि वो 1 वर्ष तक केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर जब कहीं बेटी की शादी या कोई बहुत विशेष अवसर किसी के यहाँ ना हो तो वो सोना नहीं खरीदेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में पार्क सर्कस में हुई घटना को लेकर कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस या कानून व्यवस्था के खिलाफ हिंसा करने का प्रयास करेगा तो अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल पार्क सर्कस इलाके में असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया था, जिसमें अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती है। पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको सब मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए। ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा, ये सरकार देखना है, सोचना है में नहीं। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किए गए वायदे के मुताबिक संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए आयोग का गठन किया। इसके साथ ही पिछले 15 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं की जांच के लिए भी एक विशेष आयोग बनाया गया है। भ्रष्टाचार जांच समिति की अगुवाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। समिति में मुख्य सदस्यों के रूप में IPS अधिकारी के जयरामन भी शामिल है और वहीं महिला उत्पीड़न जांच समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चट्टोपाध्याय करेंगी। इस समिति में महिला सुरक्षा और उत्पीड़न मामलों में अनुभव रखने वाले IPS अधिकारी दमयंती सेन भी शामिल हैं। इंस्टीट्यूशनल करप्शन के खिलाफ और दूसरा हमारी जो
हमारी गर्ल चाइल्ड से लेकर हमारी वोमेन के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। आज 2 रिटायर्ड कलकत्ता हाईकोर्ट के जज भी कॉन्सेंट दे दिया। एक कमीशन का चेयरमैन वो जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है उसका चेयरमैन होगा एक जस्टिस रेस्पेक्टेड विश्वजीत बासु, मेंबर सेक्रेटरी हमारी एडीजी रैंक का सीनियर आईपीएस ऑफिसर, काम का आदमी जयरामन साहब। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ये भारत है, देश से ज्यादा ये एक सिविलाइजेशन है। यहाँ समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन इसकी आत्मा कभी नहीं। वेद से विज्ञान तक, धर्म से डेमोक्रेसी तक, हर युग में भारत ने दुनिया को कुछ नया दिया है। और हर युग में एक सवाल उठा है कि भारत इतना प्राचीन होते हुए भी इतना नया कैसे? 3, 2, 1 ये है कहानी भारत की, जहाँ हर कल आज से जुड़ा है और हर आज में कल का बीज। जॉइन मी इन डिस्कवरिंग द अनब्रोकन स्टोरी ऑफ अ टाइमलेस सिविलाइजेशन। हर महीने के पहले और तीसरे रविवार रात के 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय की वार्ता। पीएम ने कहा, उथल पुथल के दौर से गुजर रही दुनिया में भारत यूरोप संबंध एक स्वर्णिम युग में कर रहे हैं प्रवेश। सरकार ने कहा, देश में ईंधन और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, पर्याप्त उर्वरक होने का भी दिया भरोसा। लोगों को पैनिक बाइंग से बचने की दी सलाह। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के नए मॉडल की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीती 31 मार्च तक पूरा भारत हुआ नक्सल मुक्त। और योगी कैबिनेट ने दी पिछड़ा वर्ग आयोग गठन समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी। शिक्षा, स्वास्थ्य और मेट्रो परियोजनाओं पर बड़ा फैसला जो हुआ है उससे जनता को मिली राहत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे में हैं। प्रधानमंत्री और नॉर्वे के पीएम यूनिस गोर स्टोरा के बीच ओस्लो में अब से कुछ देर पहले प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे रिश्तों में जो प्रगति हुई है उसको लेकर समीक्षा की। भारत और नॉर्वे के बीच एक अहम समझौता ग्रीन पार्टनरशिप को लेकर हुआ। दोनों देशों ने इसे रणनीतिक स्तर का बहुत अहम समझौता करार दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त बयान के दौरान बताया कि ये नॉर्वे की तकनीक और भारत का कौशल है जो मिलकर वैश्विक समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत यूरोप एफटीए को ऐतिहासिक बताया है। भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के प्रॉमिस को आउटकम्स में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पश्चिम एशिया में हाल ही के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में ईंधन और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त भंडार मौजूद है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को पैनिक बाइंग से बचना चाहिए। हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं। अगर प्रोडक्ट का सप्लाई देखें तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है। लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को नॉर्मल कर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है और कोई भी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में पर्याप्त उर्वरक मौजूद है। सरकार स्टॉक्स पर लगातार नजर बनाए हुए है। India, through our consortium-based approach, we have secured about 13.5 lakh metric ton of diammonium phosphate and 7 LMT of NPK complexes. Besides, we are also the companies through the consortium approach are also have also procured ammonium sulfate and other raw materials for fertilizer manufacturing. The availability of inputs for other inputs for urea and complex manufacture is being reviewed regularly by the government, by the department. वहीं पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि सभी भारतीय सी फेयर्स सुरक्षित हैं और पिछले 96 घंटों में भारतीय फ्लैग वेसल्स या भारतीय क्रू वाले विदेशी फ्लैग वेसल्स से जुड़ी कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। The Ministry of Port, Shipping and Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the regions are safe and no incident involving Indian flagged vessels or foreign flagged vessels with Indian crew has been reported in past 96 hours. Ministry has facilitated the safe repatriation of more than 3,217 Indian seafarers so far, including 61 in last 96 hours from various locations across the Gulf region. Port operation across India remains normal with no congestion reported. साथ ही विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव असीम महाजन ने कहा कि हमारे मिशन प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। भारतीय कंपनियों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर उनकी चिंताओं का
समाधान किया जा रहा है। Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts are focused on ensuring the safety and welfare of the Indian community in the region. The dedicated special control room in the ministry is operational to respond to queries from Indian nationals and their families. We are in constant touch with the state governments and union territories to share information and coordinate our efforts. Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओस्लो में नॉर्वे के रॉयल पैलेस पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के राजा से उनकी मुलाकात हुई है। जैसा कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पे हैं, जहां के चौथे चरण में प्रधानमंत्री आज नॉर्वे पहुंचे और नॉर्वे पहुंचने पर रॉयल पैलेस में उनकी वहां के जो राजा हैं उनसे मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओस्लो में हैं, जहां नॉर्वे के रॉयल पैलेस वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने मुलाकात की और प्रधानमंत्री को यहां पर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेनियन ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय हिज मेजेस्टी किंग हेराल्ड द्वारा दिया गया। ये हाईएस्ट अवार्ड है अगर बात की जाए नॉर्वे की, तो यहां पर प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेनियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये अवार्ड जो है वो प्रधानमंत्री को दिया गया बाय मेजेस्टी किंग हेराल्ड 5th ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेनियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से, और उसके ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री का नॉर्वे का ये दौरा है, जहां जिस तरह से ग्रीन और क्लीन एनर्जी को लेकर अभी हमने देखा, और ये जो अवार्ड है उससे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो किंग हेराल्ड पंचम है नॉर्वे के, उनके द्वारा इस ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की ये यात्रा है, हमने देखा कि अभी जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, उसमें भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। ख़ासतौर पर जब हम डिजिटल सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम क्लीन ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया और नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री जब भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं, जिस तरह से ये सम्मान है, ये सम्मान जब उनको इस तरह से मिलता है, वो हमेशा कहते हैं कि ये सम्मान उनके देश को समर्पित है। तो प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। भारत और नॉर्वे के रिश्तों का नया अध्याय ये शुरू हो रहा है। इस नए अध्याय में जिस तरह हमने देखा जब अब जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, जहां डीपीआई को लेकर बात हुई, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत करना है, क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर चर्चा हुई, और इस तरह से वो तमाम अलग अलग सेक्टर्स रहे जिससे ये दोनों देश एक दूसरे के द्विपक्षीय तौर पर अहम साझेदार साबित होंगे आने वाले सालों में। ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि कल नॉर्डिक सम्मेलन भी है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बताता है कि भारत और नॉर्वे के रिश्ते अब प्रगाढ़ता की एक नई इबारत, एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से सम्मानित किया है, और ये सम्मान जो है जिस तरह से प्रधानमंत्री को दिया गया, वो हमेशा कहते हैं कि ये सम्मान राष्ट्र को समर्पित रहता है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से कई ऐसे नए आयाम हम देख रहे हैं जो अलग अलग उन क्षेत्रों में नज़र आए जिसमें हम
उन्नत तकनीक के यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं नॉर्डिक देशों से। और नॉर्डिक देश अपने आप में बेहद अहम हो जाते हैं जब हम आर्कटिक के गेटवे के तौर पर नॉर्वे को देखते हैं। तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद अहम है। और इस तरह के जो सम्मान प्रधानमंत्री जब कभी विदेश यात्रा पर जाते हैं और कई अलग अलग देशों से उन्हें इसी तरह के सम्मान से सम्मानित किया जाता है, जो ये बताता है कि एक वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री को जिस तरह से अगर हम देखें वैश्विक स्तर पर देखा जाता है, तो ये वो स्वीकार्यता है जिस तरह से प्रधानमंत्री जब ग्लोबल साउथ की अगुवाई करते हैं। आप समझिए कि जब हम नॉर्डिक देशों की बात कर रहे हैं तो नॉर्डिक देशों और ग्लोबल साउथ के बीच अगर कोई सेतु के रूप में काम कर रहा है तो वो भारत है। और भारत इस सेतु के लिहाज से काम करते हुए एक उभरते हुए बाजार के रूप में ग्लोबल साउथ के अलग अलग देशों की प्रखर और मुखर आवाज़ है जिसकी अगुवाई हमेशा भारत करता आया है। तो कई ऐसे मंचों पर जब हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की बात करते हैं, हम उन सेक्टर्स का यहाँ जिक्र कर रहे हैं जो सन राइजिंग सेक्टर्स हैं। अगर हम बात करें क्लीन ग्रीन एनर्जी को लेकर, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट में जो सबसे बड़ा सॉवरेन पेंशन फंड है नॉर्वे का, किस तरह से वो निवेश करता है। तो उस लिहाज से यात्रा बेहद अहम, जहाँ पर प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री को दिया और बेहद गर्व का पल, जहां प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं और इस ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। ख़ासतौर पर ये यात्रा नॉर्डिक देशों के लिहाज से, नॉर्डिक समिट के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। हम जानते हैं कि तीसरा नॉर्डिक सम्मेलन है, इससे पहले 2 सम्मेलन पहले भी हो चुके हैं। बात करें हम डेनमार्क और स्वीडन की, जब ये 2 सम्मेलन वहाँ हुए थे, और तीसरा सम्मेलन हुआ नॉर्वे ओस्लो में। और इस सम्मेलन में जब हम कल देखेंगे तो जिन अलग अलग विषयों पर लगातार चर्चा की जा रही है, जिन अलग अलग सेक्टर्स पर लगातार चर्चा की जा रही है, उसे लेकर किस तरह के विचार विमर्श मंथन सामने आएंगे, ये हम देखेंगे। साफ तौर पर हमने देखा कि DPI डिजिटल टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए बहुत अहम जो अभी जॉइंट स्टेटमेंट हुआ उसमें प्रमुख बातें कही गई। और एक यूनिक पोजीशन है भारत की जब हम डिप्लोमेटिक ब्रिज के तौर पर ग्लोबल साउथ और वेस्ट की बात करते हैं, और इसी कूटनीतिक पोजीशन का जो फ़ायदा है वो भारत को मिलता हुआ नज़र आ रहा है नॉर्डिक देशों के साथ। और जो अलग अलग जब हम क्षेत्रों की बात करते हैं, रणनीतिक भागीदारी की बात करते हैं, और क्योंकि जिस ब्लू इकोनॉमी को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा प्रतिबद्ध और कटिबद्ध नजर आते हैं, ब्लू इकोनॉमी के इस पूरे एस्पेक्ट को और मजबूत करता हुआ नजर आता है ये पूरा दौरा, अगर हम बात करें तो। और जो ये बदलता हुआ भू राजनीतिक परिदृश्य है उसमें भारत और नॉर्डिक देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक मामलों पर लगातार सहयोग में बढ़ोतरी होगी। और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी लेकर अखिलेश सुमन इस वक्त मौजूद हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री को जिस तरह से ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जब भी इस तरह के सम्मान से सम्मानित किए जाते हैं तो वो हमेशा इसे राष्ट्र को समर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी इस तरह के सम्मान से सम्मानित किया जाता है, वो हमेशा बताते हैं कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का ये सम्मान है, पूरे देश का ये सम्मान है, और चूंकि वे भारत के प्रधानमंत्री हैं इस रूप में उन्हें ये सम्मान सौंपा जाता है। लेकिन निश्चित तौर पे इसमें व्यक्ति की भूमिका भी होती है, और देश के अंदर जो ताकत है, देश की जो क्षमता है, उस क्षमता के कारण भी जो दूसरे देश के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को सम्मानित करें। और इसी कड़ी में आज भी यहाँ के राजा हैं, किंग हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ का सबसे सर्वोच्च सम्मान इसे माना जाता है, और इसे माना ये जाता है कि यह जो सम्मान है, यह सम्मान एक तरह से नॉर्वे के साथ जो भारत के संबंध जिस तरीके से लगातार विकसित हो रहे हैं, और खास करके जो विश्वास एक दूसरे देशों पे हो रहा है, क्योंकि देखिए नॉर्वे भी एक भले ही एक छोटा देश हो लेकिन दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में आता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ के राजा ने सम्मान
सम्मान से सम्मानित किया है, तो इसका मतलब यह है कि भारत की क्षमता पे, भारत जो तेजी से विकास कर रहा है उस पर उन लोगों को भरोसा है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा नॉर्वे ने पहले ही की है, वो और उसके पृष्ठभूमि में अगर देखें तो यह सम्मान निश्चित तौर पे पूरे देश के लिए गर्व का विषय है जी। और सबसे अहम बात यहाँ पर हम ये भी देख पा रहे हैं अखिलेश की जिस तरह से इस सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, ये अपने आप में दोनों देशों की अगर हम संबंधों की बात करें तो इस संबंधों की किताब में एक नए चैप्टर के तौर पर इसे हम देख सकते हैं, क्योंकि 43 वर्षों बाद ये पल ऐतिहासिक है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की सरजमी पर आया और सर्वोच्च सम्मान उसे हासिल हुआ है। निश्चित तौर पे देखिए 43 साल पहले प्रधानमंत्री आए थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि नॉर्वे के अंदर इस बात की का रियलाइजेशन हुआ है कि भारत जैसे जो दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, बहुत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है और इसके अलावा एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, एक प्रेडिक्टेबल इकोनॉमी है, जो है वो जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स बहुत सारे हुए, इसमें भी एक सुनिश्चितता है जो कि दुनिया के देश निवेश करने के लिए जब यहाँ आएंगे तो उन्हें एक समझ में आएगा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ टैक्स लगाए जाते हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे ये यहाँ की सरकार ने, नॉर्वे की सरकार के रिकमेंडेशन पे यहाँ के जो राजा ने सम्मान से सम्मानित किया है वो भारत के साथ रिश्तों को और इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये अखिलेश, इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये 32वां वैश्विक सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। निश्चित तौर पे इसके पहले 31 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। स्वीडन 31वां था और नॉर्वे जो है 32वां, और ये सर्वोच्च सम्मान है। यानी कि अगर इसे हम देखें जो अन्य सम्मान दिए जाते हैं, नॉर्वे की सम्मान जो प्रणाली है उसमें विभिन्न पुरस्कारों और पदकों की अगर बात की जाए तो उसमें ये सर्वोच्च सम्मान की श्रेणी में आता है। हाँ बिल्कुल, नॉर्वे का एक इतिहास रहा है और नॉर्वे की एक परंपरा रही है। जैसे हमने देखा है कि नोबेल पीस प्राइज भी नॉर्वे से ही दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज एकमात्र नोबेल का एक प्राइज है जो कि नॉर्वे की धरती से दिया जाता है। उसके अलावा सारे प्राइज जो है वो दूसरे स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। तो इस मामले में नॉर्वे की धरती पे यहाँ के शासक जो मुख्य कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरार्की है यहाँ पे, उनकी द्वारा यह सम्मान दिया जाना निश्चित तौर पे भारत के लोकतंत्र और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों के साथ जो संबंध विकसित करते हैं, एक जिस तरीके का वो तादाद में स्थापित करते हैं दूसरे देश के नेताओं के साथ, दूसरे देश की जनता के साथ। और मैं भी यहाँ हूँ 3 दिनों से, तो मुझे यह एहसास हो रहा है कि भारत के बारे में यहाँ के लोग जानते हैं। कल ही जब हम थे यहाँ, नेशनल डे था कल यहाँ पे, और रॉयल पैलेस तक लोग जा रहे थे यहाँ जुलूस की शक्ल में, और वहाँ भी मैंने कई लोगों से इंटरव्यू किया, बच्चों से बात किया, यहाँ तक कि बच्चे भी काफी उत्साहित भारत का नाम सुनकर होते हैं। हमने सोचिए अखिलेश की 43 साल बाद कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे आता है और उसके आने के बाद 32वां जो वैश्विक सम्मान है वो उन्हें दिया जाता है। यानी कि उनके लिए 32वां ये वैश्विक सम्मान है और नॉर्वे का जो सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ साथ जिस डिप्लोमेटिक पोजीशन का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, भारत की स्वीकार्यता और प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता एक वैश्विक नेता के तौर पर इस बात का सटीक उदाहरण है। हाँ देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने डिप्लोमेसी की एक खास शैली विकसित की और उस खास शैली में यह भी था कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, उस पीपल टू पीपल कांटेक्ट को काफ़ी मजबूत बनाया उन्होंने। और ये जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ता है तो उसके बाद वहाँ की सरकारों को भी समझ में आता है कि हमारा देश कैसा है। और ख़ास करके जो यहाँ प्रवासी जो जनता है, वो प्रवासी जनता का जो पूरा व्यक्तित्व है, उनकी जो मेहनत है और उन्होंने जिस तरीके से अपनी इमेज बिल्डिंग की है अपने काम के द्वारा, तो उसके से भी वो देश प्रभावित होता है। और इस मामले में कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे की तरफ से जो ये सम्मान दिया गया है, वह सम्मान में हमारी डिप्लोमेसी की, प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी की शैली, प्रधानमंत्री के काम करने के तरीके, जो अर्थव्यवस्था को सुधारने के, दूसरे देशों के साथ अर्थव्यवस्था को किस तरीके से जोड़ा जाए ताकि विन विन सिचुएशन हो कि उस
उस देश को भी लाभ पहुंचे, भारत को भी लाभ पहुंचे। ये सारी चीजें जिस तरीके से उन्होंने संचालित की है पिछले 12 सालों में, निश्चित तौर पे उसे दूसरे देश प्रभावित हो रहे हैं और सकारात्मक रूप से प्रभाव हमारा बढ़ रहा है, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। और यही वजह है कि अभी देखिए हमने माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट कई देशों के साथ करना शुरू किया है और इसमें हमने इलीगल माइग्रेशन को जो रोकने की बात कही है, लीगल माइग्रेशन को बढ़ाने की बात कही है, ताकि जो कोई भारत पे तोहमत न लगाए। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे ही इनिशिएटिव से ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि हमारे लोग दुनिया में हर जगह जाकर काम करना चाहते हैं, एक सकारात्मक तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उस देश के विकास में और अपना खुद भी जीवन यापन। लेकिन हम समझते हैं कि अखिलेश की पूरा एल्गोरिदम ही चेंज हो गया है। अगर हम फॉरेन पॉलिसी का जिक्र करें, जहां कहीं ना कहीं भारत अब अपनी जो कॉन्टिनेंटल यूरोपियन स्ट्रैटेजीज है उसको बहुत स्ट्रीमलाइन करके चल रहा है और ये जो बहुत बड़ी एक हम कह सकते हैं महत्ता है वो हाई नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि क्योंकि तो तमाम जो नॉर्डिक देश हैं ये उत्तर में, उनकी तरफ भी ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। देखिए, जो दुनिया में जो आप बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, वो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी अपनी लिए जगह तलाशती हैं और कहाँ कहाँ उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इस बात पर भी उनका ध्यान रहता है। तो निश्चित तौर पे एक दौर था जब भारत को लोग मानते थे कि भारत पिछड़ा हुआ देश है, लेकिन धीरे धीरे भारत की जो छवि बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसकी वजह से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि दुनिया के देश अब भारत के साथ गहरे रूप से आर्थिक रूप से जुड़ना चाहते हैं, रणनीतिक रूप से जुड़ना चाहते हैं। और आज हमने देखा कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने। तो यह एक बहुत नया प्रयोग है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, और ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हमने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो अपने प्रयास किए हैं उसके लिए भी एक बड़ा संदेश दिया है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक ऐसी भी हो सकती है जो ग्रीन पार्टनरशिप हो, मतलब उसका कि हम पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज के बदलाव को रोकने के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए जो देश सक्रिय हैं उन देशों के साथ हम अपना संबंध विकसित कर रहे हैं। तो यह एक बहुत ही सकारात्मक और अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है जो भारत ने शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जिस तरह से जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, दोनों देशों की केमिस्ट्री है। वजह यह कि जिस तरह से जिस स्वतंत्र सोच के साथ नॉर्वे आगे चलता है, अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें या अलग अलग जो उसके क्षेत्र हैं, इसी तरह की समानता और इक्वालिटी की सोच भारत की भी है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है भारत और नॉर्वे के जिस रिश्ते और जिस ऊष्मता और प्रगाढ़ता की हम बात कर रहे हैं उसमें एक नया आयाम आते हुए हम देखेंगे इस बार की यात्रा के जरिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए नॉर्वे और भारत दोनों लोकतंत्र हैं, दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उस मामले में कहें कि लोकतंत्र की जितनी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को दोनों देश मानते हैं। तो इस लिहाज से भारत और नॉर्वे की जो बढ़ती हुई दोस्ती है उसका एक संकेत ये है कि देखिए दुनिया के डेमोक्रेसीज को एक साथ मिलकर जो डेमोक्रेसी के लिए जो खतरनाक स्थितियां हैं, खास करके आतंकवाद की तरफ से जो चुनौतियां आ रही है, लोगों के जीवन पे, लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स पे जो चुनौतियां आतंकवाद की तरफ से आ रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए भी दोनों नेताओं ने घोषणा की कि हम आतंकवाद का भी साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है और निश्चित तौर पे इसका एक संदेश है, खास करके जब दुनिया संघर्षों में जूझ रही है। एक तरफ देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का संघर्ष है, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में संघर्ष चल रहा है, और ऐसे में यह जो एक संकेत दोनों ने दिया है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण। और जिस तरह से हम ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अखिलेश, इसके रिपलिंग इफेक्ट्स, बहुत ही पॉजिटिव रिपलिंग इफेक्ट्स जो हैं वो शिपिंग, फिशरीज, हेल्थ और अलग अलग मल्टीलैटरल अफेयर्स पर पड़ते हुए नजर आएंगे। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री को जिस तरह से सम्मानित किया गया, इसमें एक चीज़ और है कि जिस तरह से अगर हम ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जहां हम उन देशों को जो भले ही जनसंख्या में छोटे हैं लेकिन उनसे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं उन सनराइजिंग सेक्टर्स की जो लगातार अनएक्सप्लोरेबल हैं। अखिलेश, हम आपसे आगे भी इस पूरी यात्रा पर लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।